Hey everybody, welcome to this lecture. And before starting this lecture, let me tell you कि पहला chapter complete हो चुका है. And whosoever has completed the first two lectures, that is completion of chapter 1, congratulations. अभी हम लोग chapter number 2 करने वाले हैं start, right? And if you are understanding the lectures, do give it a like so that I will understand कि आपका समझ रहा है या नहीं, right? And that will definitely going to give me a motivation to record all आगे के lectures, right? 11-13 कुछ chapters है वो हम लोग complete करने वाले हैं. इसी तरीके से if you want anything else in the way of explaining, तो just let me know in the comment section, right? So without wasting any time, let's start this chapter number 2. It talks about audit strategy, which is very important. ऑडिट प्लानिंग के बारे में बात करता है और ऑडिट प्रोग्राम के बारे में बात करता है. इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम लोग फटाफट देखते हैं. इसमें क्या है कि अंडरस्टैंड द ऑडिट प्लानिंग एंड उसके बेनिफिट्स. करेक्ट है. एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर. ओके. सो ऑडिट प्लानिंग, उसके बेनिफिट्स, प्लानिंग का प्रोसेस, उसके एलिमेंट्स, लर्न अबाउट इस्टेब्लिशिंग ओवरऑल स्ट्रैटेजी, डेवलपिंग द ऑडिट प्लान, लर्न अबाउट ऑडिट प्रोग्राम. तो ऑल इन ऑल यही सब है जो टाइटल में दिया गया है. ऑडिट प्लानिंग, स्ट्रैटेजी एंड प्रोग्राम. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल, राइट? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. सो एज वी स्टार्ट द चैप्टर, पहला पेज इज़ अबाउट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज़ अबाउट द चैप्टर ओवरव्यू. सो इस चैप्टर में क्या होने वाला है, इस चैप्टर में प्लानिंग के बारे में है कि प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है. तो देखो, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाना वो इन्वॉल्व है. दूसरी चीज़ ऑडिट प्लान को डेवलप करना, दैट इज़ इंक्लूडेड. फिर उन्होंने बोला है कि द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू इनेबल हिम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट इन एन इफिशिएंट एंड टाइमली मैनर. तो ऑडिट प्लान क्यों चाहिए? ताकि ऑडिट इफेक्टिवली कंडक्ट हो, इफ़िशिएंटली कंडक्ट हो, टाइमली बेसिस पे कंडक्ट हो. ओके. प्लान शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस. तो डेफिनेटली आप कोई प्लान करते हो तो सामने जो क्लाइंट है उसके बिजनेस का तो आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप प्लान कर पाओगे, है ना? प्लान शुड बी फर्दर डेवलप्ड एंड रिवाइज्ड एज नेसेसरी. तो ऐसा नहीं है कि आपने पहले प्लान बना दिया एंड ड्यूरिंग द ऑडिट यू कैन नॉट प्लान अगेन. इट्स नॉट लाइक दैट. आप ऑडिट के बीच में भी, जब ऑडिट चल रहा है, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि हमें इस प्लान को एक रिवीजन की ज़रूरत है, तो यू कैन डेफिनेटली रिवाइज योर प्लान अकॉर्डिंगली. ओके. आगे क्या है, अब देखो, ये एक उन्होंने स्टोरी लाइन बताई है विच आई फील कि आप खुद रीड करो, बिकॉज आई डोंट फील कि इसमें इतना कुछ है. इट्स जस्ट कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू कम इन द एग्जाम. ओके. सो आई एम excluding that and maybe you can just read it once. It's not that important. आगे देखो, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट. तो क्या ऑडिट प्लान करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? व्हाट डू यू थिंक? लेट्स सी. अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में बात करता है. 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ऐसे 300 टॉक्स अबाउट व्हाट? प्लानिंग द ऑडिट. इट डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हाँ, अगर क्वेश्चन आए तो यू कैन राइट कि हाँ, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्लान एन ऑडिट. इट स्टेट्स दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू प्लान द ऑडिट सो दैट इट विल बी परफॉर्म इन इफेक्टिव मैनर. तो जो ऊपर हमने 3 पॉइंट्स देखे थे, इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली बेसिस पे, तो वो यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट, वाई प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी. तो ऑडिट को प्लान करना क्यों ज़रूरी है? तो देखो, प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी टू कैरी आउट वही जो तीनों चीज़ें हमने देखी थी, इफ़िशिएंटली, इफेक्टिवली, वो सब आएगा. स्टिल एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर पूछा गया कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ प्लानिंग, एडिक्वेट प्लानिंग के बेनिफिट क्या है, तो हमको ये जो नीचे सारे पॉइंटर्स है, कितने 6 पॉइंटर्स, यही हमको एग्जाम में लिखने हैं. ठीक है. तो पहला क्या है, देखो, हेल्पिंग द ऑडिटर टू डिवोट अप्रोप्रिएट अटेंशन. तो ऑडिटर एक प्रॉपर अटेंशन दे सकता है इंपॉर्टेंट एरियाज़ को. ठीक है. इस वजह से प्लानिंग ज़रूरी है. हेल्पिंग द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन अ टाइमली बेसिस. तो उसको जो भी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प होगा, है ना? और वो भी ऑडिट के टाइम लिमिट के
under ही. Helping the auditor properly organize and manage the audit engagement so that it is performed in an effective and efficient manner. तो properly organize हो ऑडिट. बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, असिस्ट और हेल्प कर रही है ऑडिटर को, है ना. प्लानिंग करोगे तो आपको एज एन ऑडिटर आपको ही बेनिफिट होगा कि आप इंपॉर्टेंट एरियाज पे अटेंशन दे सकते हो. आप कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स है उनको टाइमली बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो. आप प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर सकते हो जिसकी वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है एज एन ऑडिटर इफेक्टिव और इफिशिएंट हो जाए. असिस्टिंग इन द सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स, तो जो आपके टीम में रहने चाहिए वो सिलेक्ट करने के लिए आपको ईजी हो जाएगा अगर आप ऑडिट प्लान करोगे. क्यों? क्योंकि वेन एवर यू विल प्लान द ऑडिट, राइट, यू विल अंडरस्टैंड दैट वॉट आर, सो यू विल गेट टू नो कि दैट इंडस्ट्री या फिर जिसका भी आप ऑडिट कर रहे हो किस टाइप का बिजनेस है, क्या है, सो दैट यू कैन चूज टीम मेंबर्स अकॉर्डिंगली विद द लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंस, anticipated risk and proper assigned work to them. All right, next is facilitating the direction and supervision. Again ये एक टीम मेंबर का ही पॉइंट है कि जो आपके टीम मेंबर्स होंगे उनको आप प्रॉपर डायरेक्शन और सुपरविजन कर सकते हो. नेक्स्ट इज असिस्टिंग वेर एप्लीकेबल इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय अदर्स सच एज एक्सपर्ट्स. तो समटाइम्स इट हैपन्स कि यू हायर एक्सपर्ट्स वाइल डूइंग ऑडिट. जैसे कुछ चीज़ है, जैसे बिल्डिंग का वैल्यूएशन जानना, तो यू डोंट नो, तो मे बी आप एक्सपर्ट से बात करके उस हिसाब से देख सकते हो. तो असिस्ट करता है इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय अदर्स. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एडवोकेट को, सपोज मैनेजमेंट का कोई एक्सपर्ट है, तो उसको उसने जो काम किया है उसको कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय अदर्स, इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय अदर्स, तो ऑडिटर को ये असिस्ट ही करेगा, है ना, कि जो एक्सपर्ट ने काम किया है और जो हमारा काम है उसमें कोऑर्डिनेशन हो. तो उस वजह से ऑडिट प्लान बेनिफिशियल है. देयरफॉर प्लानिंग एंड ऑडिट इंश्योर्स दैट ऑडिट रिस्क इज रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल, ताकि ऑडिट रिस्क जो है वो कम हो जाए. यानी कोई एरर या फ्रॉड को हम लोग जब डिटेक्ट करते हैं तो उसमें रिस्क भी होता है ना, कि ये डिटेक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. तो दैट इज़ नथिंग बट द ऑडिट रिस्क होता है ना, इनहेरेंट रिस्क हो गया, कंट्रोल रिस्क हो गया, ये सारी चीज़ें इज़ द ऑडिट रिस्क. तो उस ऑडिट रिस्क को थोड़ा कम करने के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, ठीक है. व्हेन ऑडिट वर्क इज एडिक्वेटली एंड प्रॉपर्ली प्लान इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन. तो आप जो ओपिनियन देने वाले हो उसके लिए हेल्प करता है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, जो हमने देखा. अभी अगर आप एग्ज़ाम के पहले जाते हो तो रीड दिस, आप ये एक बार रीड कर लोगे तो भी आपके बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग कवर अप हो जाएंगे. इस चार्ट में कुछ नहीं है, जो हमने ऊपर पढ़ा वही सारी चीज़ें हैं. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग. ये कई बार एग्जाम में आता है कि ऑडिट प्लानिंग जो है उसका नेचर क्या है. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा. ऐसा नहीं होता है कि आप ऑडिट सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द ऑडिट, जब ऑडिट का फेज स्टार्ट होता है तभी नहीं आप प्लान करते हो. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. अगर आपको बीच में कभी लगता है या बाद में कभी लगता है कि ऑडिट इस तरह से होना चाहिए, उस तरह से होना चाहिए, इसका प्लानिंग थोड़ा रिवाइज होना चाहिए, रिविजन लग रहा है, या कुछ अलग तरीके से डेवलप करना चाहिए प्लान, तो यू कैन वेरी वेल डू दैट. ओके, सो इस वजह से उन्होंने बोला है कि इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इटरेटिव प्रोसेस. तो देखो, प्लानिंग इज़ नॉट डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट. यानी क्या कि प्लानिंग और ऑडिट अलग अलग चीज़ें नहीं है, ठीक है. ये कंटिन्यूअल प्रोसेस है और इटरेटिव प्रोसेस है दैट ऑफन बिगिंस शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यूज अंटिल द कंप्लीशन. तो उन्होंने क्या बोला है कि ये प्रीवियस ऑडिट जब खत्म हो जाता है तब से लेके तो जो करंट ऑडिट का कंप्लीशन है तब तक ये चलते ही रहता है. क्या? प्लानिंग. तो प्लानिंग हाउएवर इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ द टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़. अभी प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? टाइमिंग इन्वॉल्व होता है एक्टिविटीज़ का. ऑडिट प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं दैट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स. अभी एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने समझाया है कि फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसिडर प्रायर टू द ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट सच मैटर्स एज एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. तो उन्होंने क्या बोला है कि प्लानिंग में इंक्लूड होता है क्या? द नीड टू कंसिडर
प्लानिंग इंक्लूड्स नीड टू कंसिडर प्रायर टू द ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, यानी क्या कि ऑडिटर रिस्क आइडेंटिफाई करने से पहले क्या कंसिडर करना चाहिए ऑडिटर को, एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या अप्लाई होंगे वो उसको देखना चाहिए, उसको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए कि लीगल और रेगुलेटरी फॉर्मेट क्या है एंटिटी के लिए, है ना। उसको मटेरियलिटी पहले देखनी चाहिए, उसको एक्सपर्ट के इन्वॉल्वमेंट्स देखने चाहिए, जैसे मैंने बोला एडवोकेट हो गया या फिर कोई वैल्यूअर हो गया, परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क फैक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें ऑडिटर को पहले देखनी चाहिए, इवन बिफोर द आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, तो ये हो गया प्लानिंग, ये हो गया प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये सब आपको लर्न करना ही होगा, इसको कोई भी शॉर्टकट नहीं है। क्या कि उसको पहले एनालिटिकल प्रोसीजर क्या एनालिटिकल प्रोसीजर लग सकते हैं, क्या लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को समझना चाहिए, मटेरियलिटी क्या होनी चाहिए, एक्सपर्ट्स कौन कौन इन्वॉल्व्ड है, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। आप 4 भी इनमें से कोई भी लर्न करोगे देन ऑल्सो इट विल बी वेल एंड गुड। आगे देखो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म टू ऑब्टेन एन, अभी इस पे ना पूरा एक स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग है जो आगे आएगा। तो देखो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यानी क्या कि जब ऑडिटर एंटिटी के एनवायरनमेंट और एंटिटी के बारे में जानता है ना, जानना चाहता है, तो उसको क्या क्या प्रोसीजर लगाता है वो, जैसे कि मैनेजमेंट से इंक्वायरी करना, ऑब्जर्व करना, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आती है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में, इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, उसमें इंटरनल कंट्रोल भी आता है, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, therefore planning includes consideration of such matters as obtaining knowledge about legal framework in which it is operating। यानी क्या कि प्लानिंग में, इसलिए बोला गया कि प्लानिंग में जो obtaining about the legal framework of the entity, लीगल फ्रेमवर्क यानी क्या कि क्या ये कंपनी जो एंटिटी है जिसका हमें ऑडिट करना है, क्या ये कंपनी है, क्या ये फर्म है, या ये पार्टनरशिप फर्म है, या ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्या है, ये एनजीओ है, नॉन एनजीओ है, व्हाट इज़ द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द एंटिटी। तो इस वजह से प्लानिंग इंक्लूड्स, बोला है उन्होंने कि प्लानिंग इंक्लूड्स द नॉलेज अबाउट द लीगल फ्रेमवर्क। कंसिडर फॉर एग्जांपल दिया अगेन, टेलीकॉम कंपनी एंड बैंक्स, सच एंटिटीज ऑपरेट इन डिफरेंट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। यानी क्या कि अभी अगर हम लोग टेलीकॉम कोई बिजनेस है, कंपनी है, उसका अगर हम लोग ऑडिट कर रहे हैं तो उसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से लॉ चलेगा। अगर हम लोग बैंक का कर रहे हैं तो आरबीआई एक्ट या आरबीआई का जो भी लॉ होगा एप्लीकेबल बैंक्स के लिए, तो इन दोनों के लिए अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर्स लगेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका लीगल फ्रेमवर्क ही अलग है, एक बैंक है और एक टेलीकॉम कंपनी है, दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स लगते हैं, उसके लिए हमें अलग अलग प्लानिंग करनी पड़ती है। और प्लान हम लोग तभी बनाएंगे जब भी हमको पता चलेगा कि कंपनी कौन सी है, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी, टेलीकॉम कंपनी, कौन सी कंपनी क्या करती है, वो उनका लीगल फ्रेमवर्क क्या, कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, तो हम लोग उस लॉ के हिसाब से भी चेक करेंगे। तो इसलिए प्लानिंग में ये सारी चीज़ें, लीगल फ्रेमवर्क, इन शॉर्ट इन्होंने क्या बोला पता है क्या, इन शॉर्ट दे मीन टू से कि प्लानिंग फेज में लीगल फ्रेमवर्क एंटिटी का देखना इज इम्पॉर्टेंट, बस दैट्स इट। नेक्स्ट, प्लानिंग ऑल्सो इंक्लूड्स नीड टू कंसिडर मटेरियलिटी। तो जो हमने ऊपर पॉइंट्स देखे उनको इन्होंने इलाबोरेट किया है कि क्यों है वो सारी पॉइंट्स क्यों है। तो देखो, मटेरियलिटी देखना भी ज़रूरी है, प्लानिंग में मटेरियलिटी भी डिटरमिन होनी चाहिए, क्या कौन से एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व्ड है वो देखना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है वो एंटिटी की, ट्रांजैक्शंस वगैरह की, वो देखना चाहिए। इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंसिडरिंग नीड टू परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ये पहले भी पॉइंट हो चुका है। प्लानिंग इज नॉट अ सेपरेट और डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑडिट, ये हो चुका था पॉइंट। इट इज़ टू बी व्यूड एज कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस, जैसे हमने पहले बोला था। इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इन प्लानिंग ऑडिट, अभी जो हम ऑडिटर है, हमने कोई मेंबर्स को असाइन किया है एज असाइन मतलब हमारे टीम में उनको इंक्लूड किया है एज अ की एंगेजमेंट या की टीम मेंबर, राइट। तो क्या वो भी प्लानिंग में इन्वॉल्व होंगे,
क्या वो भी प्लानिंग में इन्वॉल्व हो गए? तो देखो, द एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स शैल बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग। तो येस, ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि क्या वो इन्वॉल्व होंगे, हो सकते हैं, हाँ वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। इंक्लूडिंग प्लानिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन, तो दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, यानी उनके जो व्यूज़ है, ओपिनियंस है अबाउट द एंटिटी while planning, they can put forward. The involvement of the engagement partner and other key members of the engagement team in planning draws on their experience and insight, thereby enhancing the effect. तो हाँ, ऐसे हो सकता है कि जिस पार्टनर को हमने चूज़ किया एज अ टीम मेंबर, he may have good knowledge, good experience and expertise. तो that will only be enhancing the effectiveness and efficiency of the audit and of the planning procedure as well. ठीक है, तो ये बोला है उन्होंने। डिस्कशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विथ एंटिटीज मैनेजमेंट, अभी ये बात किया है एंटिटी के मैनेजमेंट में। अभी ये भी एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है कि क्या मैनेजमेंट को प्लानिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? सो द ऑडिटर में डिसाइड टू डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद द एंटिटी। ठीक है, तो ऑडिटर डिस्कस कर सकता है प्लानिंग एंटिटी के मैनेजमेंट के साथ में। व्हेन डिस्कसिंग मैटर्स इंक्लूडेड इन द ओवरऑल स्ट्रैटेजी, केयर इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन कि इट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट। डिस्कस करते समय मैनेजमेंट के साथ में कहीं पे भी ऑडिट का इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो इट विल, मतलब ये नहीं चलेगा, है ना। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कुछ भी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए तो ये पॉइंट ज़रूर लिखना कि इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट। येस, यू कैन इन्वॉल्व द मैनेजमेंट। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रोसेस के एलिमेंट्स देखो क्या है। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, प्लानिंग एक्टिविटीज़, इसको डिटेल में देखेंगे। तो 2 ही एलिमेंट्स है, ठीक है। प्रिलिमिनरी यानी क्या? The auditor consider whether relationship with client should be continued and whether ethical requirements including independence continue to be complied with. It includes. तो देखो, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में देखना चाहिए कि क्या क्लाइंट के साथ में प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट, यानी सपोज ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर ने पहले भी ऑडिट किया है ना, अभी फिर से वो कर रहे हैं ऑडिट, तो क्या ये क्लाइंट के साथ में रिलेशन जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए? क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स और इंडिपेंडेंस कंप्लाई हो रहे हैं, वो देखना चाहिए। इट इंक्लूड्स परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड इस्टेब्लिशिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो ये जो एलिमेंट है प्लानिंग का, उसमें देखना चाहिए कि क्या हमें क्लाइंट के साथ में कंटिन्यू करना है रिलेशनशिप। दूसरी चीज़, क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो रहे हैं। तीसरी चीज़, जो एग्रीमेंट बना है उसको समझ के लेना। ये 3 चीज़ें क्या है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट, यानी एंगेजमेंट जो क्लाइंट के साथ में हमें एग्रीमेंट करके ऑडिट करवाना है क्लाइंट का, तो हम वो ऑडिट में जाने से पहले क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें करनी चाहिए कि जब हम समझ जाते हैं कि क्लाइंट कैसा है, क्या है उसका सब, मतलब व्हाट लीगल फ्रेमवर्क एंड एवरीथिंग इट इज़ हैविंग, तो वी मस्ट डिसाइड वेदर वी मस्ट कैरी आउट ऑडिट विद दिस क्लाइंट और नॉट। तो यही पहला पॉइंट है, ए। दूसरा, कि क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस कंप्लाई किए गए हैं, है ना। तीसरा, कि जो एग्रीमेंट है उसके टर्म्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए दोनों में, है ना। क्लाइंट जो समझ रहा है वही ऑडिटर को मतलब समझ रहा है या नहीं समझ रहा है वो। तो दिस इज़ नथिंग बट प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग, अभी उसमें भी और डिटेल में जो हमने देखे 3 पॉइंट्स, उसका भी डिटेल है, अभी देखते क्या है। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप and audit engagements. It should be ensured that appropriate procedures regarding the acceptance and continuance of client relationships and audit engagements have been followed and that the conclusion reached in this regard. ठीक है, उन्होंने बोला है कि जो प्रोसीजर्स है वो प्रॉपर लगने चाहिए कि क्या हमें क्लाइंट के साथ में एग्रीमेंट करना है, कंटिन्यू करना है, उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स होने चाहिए। तो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स पहला पॉइंट है। फर्म शुड ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन कंसिडर्ड नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेस बिफोर एक्सेप्टिंग। तो जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है कि क्या क्लाइंट इंसॉल्वेंट तो नहीं है, मतलब
क्लाइंट कन्विक्टेड तो नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है ऑडिटर ने वो लेनी चाहिए, है ना, बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। ऑडिट का काम हाथ में लेने से पहले ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू एन एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट एंड व्हेन कंसिडरिंग एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू, जब भी मतलब अगर आप प्रीवियस ऑडिटर भी थे, आपको फिर से अगर कंटिन्यू करना है तो उस चीज़ में भी, और अगर आप नए ऑडिटर हो, मतलब क्लाइंट के लिए नए ऑडिटर हो, फिर भी आपको प्रोसीजर लगाना चाहिए इन ऑर्डर टू सी वेदर वी कैन कंटिन्यू द ऑडिट विद द क्लाइंट और नॉट। मैटर सच एज इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, तो जो बेसिकली जो प्रिंसिपल ओनर है, यानी क्या कि एंटिटी का जो ओनर है, क्या वो इंटीग्रिटी फॉलो करता है ना, एंड की मैनेजमेंट का भी इंटीग्रिटी, competence of engagement team to perform the audit engagement and implications of matter that have arisen during current and period must be considered। यानी सिर्फ एंटिटी का ही नहीं, लेकिन जो हमारी एंगेजमेंट टीम है, क्या वो कॉम्पिटेंट इनफ है उस एंटिटी का ऑडिट करने के लिए। अभी सपोज अगर बैंक का ऑडिट है, तो क्या हमारे टीम मेंबर्स को उतना नॉलेज है बैंक के बारे में कि मैं करवा सकता हूँ ये ऑडिट या नहीं मेरे एंगेजमेंट टीम से, तो वो भी चेक करना चाहिए, है ना। ऐसे ही, या फिर जो सामने वाली बैंक है, अगर वो फ्रॉड है, अगर वो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करते हैं एंट्रीज में, तो उस बैंक से हमें ऑडिट नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, ऑडिट का वर्क। तो वैसी चीज़ें दोनों साइड से चीज़ें देखनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी, है ना। प्रिलिमिनरी हमें क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए एज एन ऑडिटर। बिसाइड्स इन केस ऑफ इनिशियल एंगेजमेंट्स, कम्युनिकेशन विद प्रेडिसेसर ऑडिटर शुड बी मेड। अगर आप न्यू ऑडिटर हो, मतलब उस क्लाइंट के लिए अगर नए हो, या आप फ्रेश ऑडिट कर रहे हो, आपने कभी नहीं किया उस क्लाइंट का ऑडिट, तो जो प्रेडिसेसर ऑडिट है, यानी कि जिस ऑडिटर ने पहले काम किया हुआ है क्लाइंट के लिए, उनसे कम्युनिकेशन करना चाहिए वेयर देयर हैज़ बीन अ चेंज ऑफ ऑडिटर्स। क्लियर है? इफ़ यू अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है तो आप लाइक कर दो, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि यू आर गेटिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, राइट। इवेल्युएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, अभी एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो रहा है या नहीं, इंडिपेंडेंस कंप्लाई हो रहा है नहीं, क्योंकि ऑडिट इंडिपेंडेंस के बिना कुछ नहीं है। ऑडिट इज अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, राइट। सो द ऑडिटर शैल, ऐसा नहीं कि एक बार ही आपने देख लिया कि एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो हो रहा है या नहीं और आपने छोड़ दिया, नहीं। ऑडिटर ने ये कंटिन्यूसली इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या एथिकल रिक्वायरमेंट, क्या इंडिपेंडेंस फॉलो किया गया। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ तो सपोज़ आप ऑडिट कर रहे हो किसी एंटिटी का, एंड ड्यूरिंग द ईयर आपने उनके शेयर्स खरीद लिए कंपनी के, जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, तो अब क्या हो गया, आपका इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, है ना। तो मैंने क्या किया, मतलब आपने क्या किया, और आप ऑडिटर हो, आपने स्टार्टिंग में देख लिया कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, इस एंटिटी से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग द ऑडिट मैंने क्या कर लिया, शेयर्स खरीद लिए, जो भी ऑडिटर है उसने शेयर्स खरीद लिए, तो ये इंडिपेंडेंस तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो इसलिए बोला गया कि ऑडिटर शैल कंटिन्यूसली इवैल्यूएट द एथिकल रिक्वायरमेंट। इंडिपेंडेंस यानी क्या, कि जो ऑडिटर जजमेंट करने वाला है ना, not subordinate to the wishes or direction of another person who might be engaged with him, who might have engaged him। यानी क्या कि वो जजमेंट दे रहा है ना, वो किसी सामने वाले, यानी इस केस में वो ये बोलना चाहता है कि मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में तो नहीं आ रहा है ना, मैनेजमेंट या कंपनी के इन्फ्लुएंस में तो नहीं आ रहा है ऑडिटर, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस। थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट द एंगेजमेंट पार्टनर शैल रिमेन अलर्ट through observation making inquiries as necessary for evidence of non compliance। तो पूरे ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ने कैसा रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, ऑब्जर्वेंट रहना चाहिए, इंक्वायरी करते रहना चाहिए कि कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं मिल रहा कि जिससे कंप्लाई नहीं हो रही है चीज़ें, है ना। इफ़ मैटर्स कम टू द एंगेजमेंट पार्टनर अटेंशन, उसने क्या करना चाहिए कि अगर कोई भी टीम मेंबर अगर सपोज नहीं कंप्लाई कर रहा है, तो उससे क्या करना चाहिए कि इन कंसल्टेशन विद अदर्स इन द फर्म शैल डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट एक्शन। तो अगर एंगेजमेंट पार्टनर को ऐसा लग रहा है कहीं पे कि कोई एंगेजमेंट का टीम मेंबर है वो कंप्लाई नहीं कर रहा है एथिकल रिक्वायरमेंट्स को, तो एक अप्रोप्रिएट एक्शन के बारे में सोचना चाहिए, है ना।
दूसरे अदर फर्म, अभी होता है ना बड़े बड़े कंपनियों में 2-3 फर्म्स, सीए फर्म्स टुगेदर दे कम एंड दे डू ऑडिट। तो ऐसा हो सकता है कि कोई जो दूसरा फर्म है उसमें से कोई टीम मेंबर्स अनएथिकल वे से काम कर रहे हैं, ऐसे एक सीए फर्म के मेंबर्स को पता चला तो वो कंसल्ट कर सकते हैं बाकी सबको लेके कि ऐसे ऐसे हो रहा है ना, अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है अकॉर्डिंगली। द एंगेजमेंट पार्टनर शेल फॉर्म अ कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस विथ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। तो इंडिपेंडेंस के बारे में एक कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट पार्टनर ने। उसने क्या करना चाहिए, मतलब उसने ऑब्टेन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट सर्कमस्टेंसेस रिलेशनशिप दैट क्रिएट्स थ्रेट। तो क्या मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो इंडिपेंडेंस नहीं फॉलो किया जा रहा है, तो उसने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि वाई सर्टेन, सपोज फॉर एग्जांपल कोई एंगेजमेंट टीम मेंबर है वो इंडिपेंडेंस फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि ये इस चीज़ की वजह से इंडिपेंडेंस को थ्रेट हो रहा है। इवेल्युएट इन्फॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइड ब्रीचेस, फॉर एग्जांपल जैसे शेयर खरीद लिया किसी टीम मेंबर ने तो देखना चाहिए कि थ्रेट है इंडिपेंडेंस को। देन इवेल्युएट आइडेंटिफाइड ब्रीच, ये ब्रीच हो गया है ना, ब्रीच हो गया। इफ़ एनी ऑफ द फर्म इंडिपेंडेंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन वेदर देयर क्रिएट अ थ्रेट, तो ब्रीच को आइडेंटिफाई करना चाहिए। टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट सच थ्रेट, तो अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ऐसे कर सकते हो कि आप जो एंगेजमेंट टीम मेंबर है उसको निकाल दो, है ना, तो इंडिपेंडेंस का इशू ही नहीं आएगा, थ्रेट ही नहीं आएगा इंडिपेंडेंस को। तो ये सारी चीज़ें, द एंगेजमेंट पार्टनर शेल प्रॉम्प्टली रिपोर्ट टू द फर्म एनी इनएबिलिटी टू रिजॉल्व द मैटर। और अगर ऐसा हुआ कि उसको नहीं निकाल पा रहे तो उसने क्या करना चाहिए, एक रिपोर्ट बनाना चाहिए उस पर्टिकुलर फर्म के लिए जिसका वो टीम मेंबर है कि प्रॉपर अप्रोप्रिएट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है ऐसा। सो बिसाइड्स कंसिडरेशन फॉर क्लाइंट कंटिन्यूएंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ ऑल्सो इंक्लूड एस्टैब्लिशिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ये भी हमने देखा था कि जो भी एंगेजमेंट बन रहा है क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में, तो उसको समझने का भी एक जो है कि टर्म्स को समझना है, तो वो भी एक प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट है। ऑल राइट, अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इज ऑल्सो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। सो लास्ट है ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का कि अंडरस्टैंड करना है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द एंटिटीज़, अभी दोनों एंटिटी के लिए ये बेनिफिशियल है कि दोनों ही क्लाइंट और ऑडिटर, दोनों एंटिटी यानी क्लाइंट और ऑडिटर ये समझ ले कि जो एग्रीमेंट में वो दोनों आ रहे हैं उसमें क्या क्या टर्म्स है ना। आगे चल के ऐसा ना हो कि तुमने तो ऐसा कहा था, तुमने तो ऐसा नहीं किया, ऐसा वैसा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस वजह से दोनों ने जो टर्म्स है वो समझना ज़रूरी है। एंड द ऑडिटर सेंड्स एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट, तो ऑडिट के पहले उसने एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देना चाहिए टू हेल्प अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ऐसा ना हो कि आप सेम चीज़ आपको अलग समझ रही हो और मैं अलग समझ रही हूँ उस चीज़ को, नहीं, दोनों पार्टीज़ को मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए एंगेजमेंट लेटर भेजना चाहिए ऑडिटर ने। इट इंश्योर्स दैट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्लाइंट को जो एग्रीमेंट है उसमें परफॉर्मिंग प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी असिस्ट द ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग इवेल्युएटिंग इवेंट्स दैट मे अफेक्ट ऑडिटर्स एबिलिटी टू प्लान। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी हेल्प करता है ऑडिटर को प्लान करने के लिए, है ना, और ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म करने के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रिलिमिनरी एक्टिविटी। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है विच यू कैन रीड, ये कुछ नहीं है, सिर्फ जो हमने ऊपर सब पढ़ा उसी का एक समरी है, पॉइंटर है। अभी प्लानिंग एक्टिविटीज़ में इस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी आता है और डेवलपिंग एन ऑडिट आता है, तो वो अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। So as we saw that planning process involves two elements, one of which is preliminary engagement activities which we have already discussed, and second one is planning activities. अब हम लोग planning activities जो है वो next lecture में देखेंगे, okay? ज़्यादा नहीं है, ये चैप्टर नंबर 2 काफ़ी छोटा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेफिनेटली इसको कंप्लीट कर देंगे। ऑल राइट, सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।